हेलो एवरीबॉडी। देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी हम लोग आज करेंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने पिछले कुछ वीडियोस में डाइपोल के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि डाइपोल एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात उसमें करी हुई है। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ ऐसे हमारे पास पोजीशंस होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, उन्हीं पोजीशंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको आज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास डाइपोल जब हम बात करते हैं तो उसमें कितने चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं। डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल, दो पोल मतलब दो चार्ज। ओके, तो ये हमने पॉइंट चार्ज माइनस क्यू लिया और एक कहा कि ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ये डाइपोलिक सिस्टम है। ठीक है, इसमें दो चार्जेस हैं, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। तो हमने इस डाइपोल का नाम रख देना है, जैसे कि ए और बी हमने नाम रख दिया। ओके, तो ए बी डाइपोल है, ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, इसका एक सेंटर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जो ठीक मिडिल पॉइंट होगा इसका, जिसको हम ओ पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाइपोल हो गया। तो डाइपोल जब भी नाम लेंगे तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी है क्या, तो वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी कि हम कह सकते हैं इसको पी, डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं और बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। इन दोनों चार्जेस के जो बिटवीन डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ठीक टार्क जैसा है, जैसे टार्क अप्लाई होता है तो एक फोर्स लेते हैं और बीच का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक वैसे इसमें एक चार्ज लेते हैं और बीच का डिस्टेंस लेते हैं। ये डाइपोल है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये डिस्टेंस टोटल जो है ए टू बी, वो सपोज कर लिया कि 12 है। ठीक है, ये हम अपने आसानी के लिए लेते हैं। इसके बाद से क्या हो जाता है कि ए से ओ तक का डिस्टेंस भी यल हो जाता है और ओ से बी तक का भी डिस्टेंस हमारे पास यल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल हो गया। तो यहाँ से हम 2l कह सकते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू 2ql। 2ql को हम यहाँ क्या कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका डाइपोल है, ये हमारे पास इतना सिस्टम होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया हमारे पास। और इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक, पता चलता है कि है, तो उसकी इंटेंसिटी हम क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं कुछ पोजीशंस पे। तो पहले हम उस पोजीशंस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन से पोजीशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम दो पोजीशन की मेनली बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो पोजीशन है, तो एक को हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट और एक को कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जरा जाने। तो मैंने यहाँ लिखना है एक्सियल पॉइंट एंड आपका दूसरा पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो एक्सियल पॉइंट का मीनिंग क्या है, एक्सियल पॉइंट का मीनिंग ये है कि जैसे कि डाइपोल है हमारे पास, तो डाइपोल का अपना क्या है, एक्सिस है, जो ए बी ही इसकी एक्सिस है, ए बी इसकी क्या है, एक्सिस है। ओके, और अगर हम इसको ऐसे ऐसे बनाएं, एक एक्सिस ऐसे बना लें, ठीक है, तो इस एक्सिस पे कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, कोई भी आप पॉइंट चूज कर लीजिए। ओके, तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे कि ये सब क्या है, एक्सियल पॉइंट है, यानी कि इसकी एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट कहेंगे। ठीक, तो ये एक्सिस क्या होता है, डाइपोल के सेंटर से जाता है और डाइपोल के लेंथ के क्या होता है, अलोंग होता है। ठीक, एक दूसरा भी लाइन होता है जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इसके सेंटर से होकर जाए। जैसे कि ये मैंने ले लिया, ये वाला आपका क्या है, ये आपका ऐसे लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ पूरा, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। और इस पर कोई अगर पॉइंट लेते हैं तो इन सबको हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। तो इन्हीं दो पॉइंट्स का हम, यानी कि एक बार हम इस साइड चाहे इस साइड, इस एक्सिस पे एक बार मेजरमेंट करेंगे और एक बार हम इस पर मेजरमेंट करेंगे, यानी कि उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो हम पहले बात करते हैं एक्सियल पॉइंट पे। तो एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, तो एट एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ।
और थोड़ा सा इसको फ्रेश भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये आपका डाइपोल है, कंसिडर कर लिया गया कि वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, द लेंथ बिटवीन दिस टू चार्जेज इज 2L एंड द चार्जेज आर -Q and +Q, ऐसा हमने सपोज कर लिया हुआ है। अब एक्सियल पॉइंट भी सपोज करना पड़ेगा क्योंकि उसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक्सिस बनाया और एक्सिस पर एक पॉइंट यहाँ क्या कर लिया, P सपोज कर लिया। सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो सेंटर से मेजर करेंगे। तो हमने कहा कि सेंटर से P तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, R है। हमने सपोज किया कि O से R डिस्टेंस पे एक P है, वहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि डाइपोल में दो चार्जेज हैं, ठीक है, तो हम -Q की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे और +Q की वजह से फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। तो हमने सपोज किया कि -Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो क्या होगी, E1, और +Q की वजह से जो बनेगी वो मैंने नाम दिया कि E2। यानी कि ये क्या है, ड्यू टू -Q चार्ज और ये है ड्यू टू +Q चार्ज। कहाँ पे, तो पॉइंट P पर। ठीक, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे इनका। तो पहले हम डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं कि E1 और E2 की डायरेक्शन किधर होगी, P पॉइंट पर। तो -Q है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था टेस्ट चार्ज के बारे में, तो टेस्ट चार्ज यहाँ प्लेस कीजिए। टेस्ट चार्ज जैसे यहाँ प्लेस करेंगे तो टेस्ट चार्ज Q0 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये -Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इस ओर आएगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ही क्या होगा, ये E1 का डायरेक्शन हो जाएगा, E1 वेक्टर। ओके, और अगर E2 हमने +Q चार्ज की वजह से कहा है तो फिर Q0 प्लेस कीजिए आप दोबारा इसके लिए देखने के लिए। तो ये क्या करेगा, Q0 को रिपल करेगा। तो इसका मतलब E2 का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये दो हमारे पास डायरेक्शंस निकल आए हैं, ठीक। तो हम इनके अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज, जिसको मोनोपोल भी मैंने बोला था, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, ये +Q चार्ज है, जो भी चार्ज है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे डायरेक्शन इस पे डिपेंड करता है प्लस माइनस पे, लेकिन मैग्नीट्यूड की हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो निकलती है वो कितनी होती है, 1/4πε0। अगर फ्री स्पेस में है तो, और चार्ज होता है, और यहाँ आपका क्या होता है, R² होता है। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना था कि R² पे क्या होता है, E प्रोपोर्शन होता है मोनोपोल में। लेकिन डाइपोल में जरा हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो पहले हम मोनोपोल की वजह से निकाल लेंगे दो ठो, और उनको क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो देखेंगे क्या डाइपोल यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल की वजह से कितना आ रहा है, ठीक। तो हमने यही काम करना है। तो -Q बस, तो ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि A से P तक का डिस्टेंस चाहिए, और इसके लिए निकालना है तो B से P तक का डिस्टेंस चाहिए। तो आपके पास क्या क्या डिस्टेंसेस हैं, O से P तक का है, R है, तो हम A से P तक का निकाल सकते हैं। R ये इतना है और ये L इतना है। तो अगर R में इतना L ऐड कर दें हम लोग, तो A से P तक का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि A से P तक का डिस्टेंस R और प्लस L, यानी कि R प्लस L हो जाएगा। अब इस तरीके से B से P तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इधर देखिए, तो ये R है आपका, ये R है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये L है, ठीक। तो इसका मतलब ये R में से इतना L माइनस कर लिया जाए तो हमें बचेगा सिर्फ B से P तक का। तो यहाँ से B से P तक का जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला, R इतना बड़ा, और इसमें से L माइनस कर लिया, तो R माइनस L, तो हमें डिस्टेंस भी मिल गया है, ठीक। ये -Q चार्ज वाला डिस्टेंस है, और ये +Q चार्ज वाला डिस्टेंस है P तक के लिए, ठीक। तो हम यहाँ यूज करते हैं। तो हमारे पास 1/4πε0। ओके, ये आपका फ्री स्पेस को बता रहा है कि डाइपोल फ्री स्पेस में प्लेस किया गया है। ओके, तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -Q वाला है, तो Q चार्ज हो गया मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस कितना, R+L, तो R+L का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर है, तो E1 की डायरेक्शन में बात करें तो P से A की ओर है, अलोंग PA, यहाँ देख सकते हैं, अलोंग PA, ठीक है। और E2 पे जरा बात करते हैं, तो E2 कितना होगा, E2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो ये +Q चार्ज है, और यहाँ E2 निकालना है P पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कितना है, R-L, 1/4πε0, इसका मैग्नीट्यूड Q ही होगा, और R-L का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया। इसको भी डायरेक्शन में देख लीजिए किधर है, तो ये है B से P की वजह से, ठीक, फर्दर है, तो अलोंग BP, ओके, BP के अलोंग है, ठीक।
ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, तो ये अधिक है कि ये अधिक है, ये आपको देखना है। तो ये सेम है, आपका टर्म देख रहे हैं, ये भी सेम है। इस यहाँ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आर प्लस एल है, यहाँ आर माइनस एल है, यानी कि ये अधिक वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। ठीक, तो अधिक वैल्यू से जब हम किसी टर्म में डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, और जब कम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो बड़ी रहती है। इसका मतलब साफ साफ है कि E2 आपका क्या है, ग्रेटर है E1 से। ठीक, तो यहाँ जरा देखिए कि दो वेक्टर्स हैं, E2 आपका ग्रेटर पता चल गया और E1 क्या है, लेस है इससे। तो इसका मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे तो बड़े वाले में छोटा वाला क्या कर सकते हैं, माइनस करके रिजल्टेंट आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का जो आएगा उसको हमने मान लीजिए नाम रख दिया ई वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड ई मैंने लिखा। तो ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ई वेक्टर का डायरेक्शन डी होगा, ई वेक्टर। ठीक, लेकिन हाँ E2 जितना है उससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि E1 उसमें से क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ से हम E2 माइनस क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं। ओके, तो E2 और E1 की वैल्यू आपने क्या रखी है, निकाल रखी है। इसमें आप क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, तो देख सकते हैं कि इसमें आपका 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एंड Q ये क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हुआ, और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, तो E2 पहले लिखना है, तो 1/r-l का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये आपका इतना आ गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं फर्दर करने के लिए। तो इसके आगे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो E इज इक्वल टू ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन ब्रैकेट एलसीएम ले सकते हैं आप, तो r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, स्क्वायर तोड़ देंगे, प्लस बी के होल स्क्वायर है, इसको a-b के होल स्क्वायर पे, तो r स्क्वायर इसके लिए a+b का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और प्लस 2rl। ओके, और ये इस साइड जाएगा, तो इसका भी a-b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, 12 माइनस का साइन है, अंदर की साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगी, तो आपका कितना हो जाएगा, -r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और माइनस इसमें -2rl होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2rl। ठीक, ये इतना आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ जरा देखते हैं, तो r स्क्वायर l स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। ओके, तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके एंड 4rl एंड डिवाइडेड बाय, इसको जरा देखिए, तो इसके होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में r-l, एक ब्रैकेट में r+l, तो a-b का रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसमें एक कंडीशन लगानी होती है, वो कंडीशन क्या है, जैसे कि डाइपोल जो होता है, डाइपोल का कांसेप्ट ये भी है कि ये जो डिस्टेंस होती है बीच की वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, तो हमने जो पॉइंट कंसीडर किया हुआ है r, ठीक है, तो r हम बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है, जिसमें अप्रोक्सीमेशन में क्या रहता है कि r मच ग्रेटर देन l। ठीक है, तो l से r क्या है, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, तो अगर l का स्क्वायर करके r स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि टेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो ये हम लोग को यूज करना है इसमें, तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 4rl रखते हैं अभी ऊपर हम लोग, और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बनाना है हम लोगों को L²/r², तो यहाँ से हम r² क्या कर सकते हैं, कामन लेंगे, तो r² अगर कामन लेंगे तो ये स्क्वायर उसके ऊपर भी आएगा, तो r² पे स्क्वायर हो जाएगा, तो r टू पावर क्या मिल जाएगा 4, और अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस l², अरेंज कर देंगे नीचे हम r², क्योंकि इसमें तो r² है नहीं, तो नीचे अरेंज कर देंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा कितना, इतना। ठीक, अब देखिए L²/r² इस अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहा है, 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो यहाँ 0 प्लेस करेंगे, तो 0 जब प्लेस करेंगे हम, तो ये अंदर ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो एक r से एक r हम क्या कर सकते हैं, कट करके और यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट देखते हैं जरा सा।
तो फाइनल रिजल्ट में हमको मिला E इज इक्वल टू ओके Q अपॉन 4πε0 एंड 4L डिवाइडेड बाई ओके RQ। ठीक, तो थोड़ा इसको हम अरेंज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू ओके 1/4πε0, ठीक है, और 2 इसको 2 को हमने 2 × 2 लिख लिया, 4 को हमने 2 × 2 लिख लिया 2, और ये Q है ये L है अपन में RQ। तो ये जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने पीछे बात कर रहे थे कि 2QL क्या है, तो डाइपोल का मोमेंट है जिसको हमने P से डिनोट किया था। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, P प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब आ जाएगा, इसको इरेज करते हैं जरा सा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फाइनली E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 एंड P ओके डिवाइडेड बाई RQ। तो ये हमको मिल गया E इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिए, तो E जो है वो प्रोपोर्शन टू क्या है, 1/RQ है। अगर हम ये वाला और ये तो कांस्टेंट होता है, ये वाला कांस्टेंट हम सपोज करें तो यहाँ से ये किस क्या निकला, एक्सियल निकला। एक्सियल मतलब एक्सियल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो यानी क्या, डाइपोल आपका -Q और क्या था 2L डिस्टेंस था और प्लस Q था। तो अब इससे R डिस्टेंस पर इसके सेंटर से अगर कहा जाए तो फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इतनी होगी। यानी कि आपको करना क्या होगा कि इसका 2QL आपको मालूम होगा, P = 2QL। तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना, 1/4πε0 और इसका 2 टाइम्स अपन में डिस्टेंस का Q। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मोनोपोल में यहाँ R² आता है, जबकि डाइपोल में क्या आता है, RQ आता है। ये नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, तो ये हमारा रहा एक्सियल पॉइंट का एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हम डेरिवेशन की बात कर सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। बहुत इजी है ये सब, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो पीछे का तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेट इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पॉइंट है जिसमें हम बात कर रहे थे इक्वेटोरियल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखिए हम फिर से डाइपोल सपोज करेंगे। हमारे पास वही डाइपोल होगा, AB होगा, बीच का डिस्टेंस 2L होगा, -Q चार्ज होगा, +Q चार्ज होगा, और O से ही हम लोग R डिस्टेंस फिर से इक्वेटोरियल पॉइंट सपोज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस का यूज करना पड़ेगा आपको। तो सोचिए कि हमारे पास ये -Q चार्ज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, +Q चार्ज हो गया। ये A पॉइंट पे है और ये B पॉइंट पे। ये आपका सेंटर क्या हो गया, O हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपने सपोज किया, 2L सपोज किया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L, और यह डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब इस लाइन पे होगा आपका कोई पॉइंट। तो हम इस लाइन पर क्या कर लिए, एक पॉइंट सपोज किया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ O से इसका डिस्टेंस कितना है, R है, हमने सपोज कर लिया। ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है। यहीं पे हमको क्या करना है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ फिर से वही सा काम करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना। तो इसकी वजह से मैंने फिर से नाम कहा कि कितना है, E1 है, और इसके वजह से मैंने बोल दिया कि क्या है, E2 है। ठीक है, तो यहाँ पर E1 देख लीजिए। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, E1 यहाँ लिखते हैं और E2 यहाँ लिखते हैं। E1 और E2 ये किसकी वजह से है, ड्यू टू -Q। ओके, ड्यू टू -Q, और ये है ड्यू टू +Q चार्ज। ओके, तो ये हमने ले लिया। तो पहले हम डायरेक्शन की ही बात करेंगे। तो डायरेक्शन को देखते हैं किस है। तो हमने बताया फिर से कि +Q0 अब चार्ज यहाँ प्लेस करेंगे, टेस्ट चार्ज, और चेक करेंगे। तो जरा देखिए, तो हमको डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, यानी कि इसकी वजह से यहाँ निकालना तो ये डिस्टेंस चाहिए, और इसकी वजह से यहाँ निकालना तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये भी हम जरा फॉर्म कर लेते हैं। तो ये फॉर्म कर लिया हमने डिस्टेंस। तो जरा देख सकते हैं ये L है, ये L है। ठीक है, तो जब ये इधर से इक्वल डिस्टेंस पे है और ये परपेंडिकुलरली है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। वैसे भी पता चल सकता है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये डिस्टेंस होगा कितना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यह हाइपोटेनस आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितना होगा,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं E1 का डायरेक्शन। तो E1 किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से, इसकी वजह से। तो यहाँ प्लस क्यू नॉट चार्ज रखिए, तो क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब E1 का डायरेक्शन इधर की ओर है। ओके, ये E1 का डायरेक्शन है, E1 वेक्टर है। ठीक है, अब E2 का जरा देखिए, तो ये यहाँ है, तो इसको ये क्या करेगा? ऐसे ही धकेलेगा, रिपल करेगा, तो इसी डायरेक्शन में आपका प्लस क्यू नॉट चार्ज भागेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? E2 का डायरेक्शन होगा। तो ठीक ऐसे आपने E2 बना लेना, ये E2 वेक्टर का डायरेक्शन है। अब इन दोनों वेक्टर्स को आपको क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर सम कर लेना है। तो वेक्टर सम करने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम ईजी बनाएंगे और हम रिजॉल्व करने वाली प्रॉपर्टी क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल क्या है? थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है? आपका एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला और ये वाला लाइन क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये थीटा है। तो अब हम बात करें कि और कहाँ पे? तो एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं अपने आसानी के लिए। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, ये आपको कौन सा एंगल कहा जाता है? अल्टरनेटिंग एंगल कहा जाता है। ठीक है, एकांतर कोण कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको हम लोग संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एंगल मिल गए दो। तो अब इस E2 को हम क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं, E1 को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए, तो रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये E2 है, तो E2 थीटा की ओर आएगा तो कॉस थीटा कंपोनेंट, और इधर जाएगा तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर लिए। तो E2 को हमने रिजॉल्व किया, एक इधर और एक इधर की ओर। तो इधर वाला कंपोनेंट कौन होगा? E2 साइन थीटा, और इधर की ओर कौन होगा? E2 कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इस वाले पार्ट में तो दो हमारे हो गए। फिर E1 को भी हम क्या करेंगे? दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो एक इधर जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक, E1 का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो E1 के इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन होगा, और इधर की ओर जो कंपोनेंट जाएगा वो कौन होगा? इधर की ओर जो जाएगा तो थीटा इधर ही है, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये कौन हो जाएगा? E1 साइन थीटा। ठीक है, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। तो हमने क्या किया था? E1 E2 का डायरेक्शन देखा था, तो E1 इधर हुआ था, ठीक है, माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्ट किया था, और E2 ये रिपल किया था तो इधर चला गया था। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थे, E1 और E2। अब दोनों को दो दो पार्ट में क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। तो E2 को हमने एक इस साइड E2 कॉस थीटा और इधर की ओर एक E2 साइन थीटा में ब्रेक किया। फिर E1 है, तो E1 को भी दो पार्ट में ब्रेक किया, तो E1 कॉस थीटा इस साइड और E1 साइन थीटा इस साइड हमने ब्रेक कर लिया। तो हमारे पास चार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, दो को हमने दोनों को दो दो पार्ट में ब्रेक करके चार होगा। तो जरा देखिए, ये E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। ठीक, जबकि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा क्या है? एक दूसरे के ही डायरेक्शन में हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आप क्या बात कर लेते हैं, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पिछले की तरह ही आपका यहाँ डिस्टेंस चाहिए और चार्ज चाहिए, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? Q, डिस्टेंस कितना है? इतना। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा आपका, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? E2 की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी आपकी? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और डिस्टेंस सेम है, तो इसे यहाँ भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मोनोपोल वाला, तो रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जरा देखिए, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, तो इसका मतलब ये E1 रखे चाहे E2 रखे, बात एक ही है। यहाँ पे E1 रखे चाहे E2 रखे, बात एक ही है। साइन थीटा सेम है। इसका मतलब ये वाले दो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल कर जाएंगे वेक्टर सम के हिसाब से। ठीक है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यानी कि
ये आपके कैंसिल हो गए। तो 4 थे, 4 में से 2 कैंसिल हो गए, तो बच्चे कितने, 2 बचे। 2 बच्चे कौन कौन बचे हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचे हैं। जबकि आपने ये भी पता लगा लिया है कि E1 E2 दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहाँ E2 की जगह पर E1 अगर हम प्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये भी E1 cos थीटा बन जाएगा, ये भी E1 cos थीटा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और रिजल्टेंट भी हमको किस डायरेक्शन में मिलेगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो रिजल्टेंट हम सीधे बात कर लेते हैं। तो 4 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो रिजल्टेंट E जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी E1 रखा मैंने, तो E1 cos थीटा E1 का, तो 2E1 cos थीटा हो गया, 2E1 cos थीटा। तो हमको E1 का वैल्यू मिला हुआ है, cos थीटा की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल APO चाहे AOP, इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा आपका, तो बेस अपान क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो बेस अपान हाइपोटेनस कितना होगा, तो बेस है L और हाइपोटेनस कितना है, √r² प्लस L²। तो ये हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, E1 की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 Q अपॉन ओके r² प्लस L²। ठीक है, ये हमने E1 की वैल्यू के लिए cos थीटा की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू L अपॉन रूट ओवर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे r² प्लस L² के पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं। रूट को हम क्या कर सकते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है और यहाँ क्या 1/2 पावर है, ये अंदर के सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा आपका, इसको जरा अरेंज करते हैं। तो 2 देखिए ऊपर है, Q है, L है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 2QL एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2QL इकट्ठा कर लिया हमने, और इसको कितना कर लेंगे, r² प्लस L² टू द पावर 3/2, यानी कि 1.5 कितना होता है, 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको मिलेगा, और इसको पहचान रहे हैं आप, ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, P है आपका। तो यहाँ पे हम P क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो हम P भी वहाँ प्लेस कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ फिगर ही आपको समझना था, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मिल रहा है कितना, वो जरा देखते हैं। तो ये मिल गया E इज इक्वल टू ओके 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई r² प्लस L² टू द पावर 3/2, ये आपको E इतना मिला। ठीक, अब इसमें आप अप्रोक्सीमेशन भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन क्या था जरा से बताइए। तो अप्रोक्सीमेशन है आपका कि R मच ग्रेटर देन L, इस L के कंपेरिजन में R क्या है, बहुत बड़े हैं। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि L² अपन r² जब वैल्यू निकालेंगे तो ये टेंड करेगा 0 की तरफ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके और ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो करते हैं जरा से, इसको देखते हैं ये कैसे हो जाएगा। तो इसको मॉडिफाई कीजिए, तो E इज इक्वल टू ओके 1/4πε0 P, फिर वही काम करना है, r² कॉमन करेंगे तो L² अपान r² यहाँ बन जाएगा अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा r² कॉमन करेंगे तो ऊपर में पावर में क्या आएगा, 3/2 आएगा। r² के पावर में 3/2 होगा तो इंटू 3/2 करेंगे तो इसको कैंसिल होगा, तो r क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। तो बाहर आएगा तो r क्यूब मिलेगा, और अंदर क्या हो जाएगा, r² का मतलब यहाँ 1 आ गया, और प्लस L² अपन r² पावर में 3/2। अगर नहीं समझ आ तो फिर से मैं इसको अलग से समझा देता हूँ, कैसे समझेंगे जरा देखिए। क्या है, मैं लिख सकता हूँ उसको r² प्लस L² के पावर में 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ r² कॉमन कर लीजिए। तो r² यहाँ अगर कॉमन करेंगे तो देखिए, तो यहाँ r² कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, r² यहाँ मिल जाएगा, यहाँ बचा 1 और यहाँ प्लस L² टू और अपान r² अरेंज किया गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर से r² का कैंसिल आउट हो जाएगा और L² मिल जाएगा आपको। इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2, यहाँ से यहाँ आए थे हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, ये 3/2 इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी अप्लाई करेंगे पावर में,
तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, आर क्यूब मिल जाएगा और ये पूरा पावर क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फेस कर देना है। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या कर रहा है, 0 की टेंड कर रहा है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 0 प्लेस करेंगे। तो 0 जब प्लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ ब्रैकेट में 1, तो 1 के पावर में 3/2 कितना होगा, 1 ही होगा। तो हमारे पास मिला सिर्फ ये वाला टर्म, यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे निकल गया। तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है। तो पहले वाला जो एक्सियल वाला आया था, जरा याद कीजिए, एक्सियल जो आया था वो कितना आया था, वो आया था 1/4πε0 एंड 2P/r³ आया था, ठीक है, 2P/r³। तो ये वाला एक्सियल वाले के कंपेरिजन में क्या है, हाफ है, यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। या मैं कहूँ तो इसका ये क्या है, ये वाला 2 टाइम्स है, ठीक। तो ये मैं कहूँ तो एक्सियल वाला जो है, एक्सियल वाला जो है, ई एक्सियल जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल है, ठीक। ये आप कह सकते हैं, ये रिलेशन आप बना सकते हैं। या ई इक्वेटोरियल वाला जो है एक्सियल वाले का हाफ है, अगर यहाँ हम 2 को ट्रांसपोज कर दें तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। लेकिन डायरेक्शन की जरा बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए मैं फिर से इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। डायरेक्शन याद कैसे रखेंगे कि कहाँ किस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ आपने डाइपोल बनाया, ठीक है, ये -q हो गया, ये +q हो गया, ये सेंटर हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट इसके जस्ट ऊपर यहाँ कहीं मिलेगा और एक्सियल पॉइंट पे यहाँ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस आएगा। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या है, ई एक्सियल है, ठीक है, और ई इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में, ई इक्वेटोरियल, ठीक। तो यहाँ पे अगर पी वेक्टर की बात की जाए, यानी डाइपोल मोमेंट का, तो वो हमेशा क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है, यानी कि मैं कहूँ तो माइनस से प्लस की ओर। तो इसमें अगर लिखना होगा वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ वेक्टर बना सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, ई एक्सियल का भी है, ठीक। तो पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही ई एक्सियल का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ जब देखिए तो पी वेक्टर इधर है, जबकि ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट है तो हम यहाँ कैसे वेक्टर बनाएंगे, तो जैसे ही यहाँ वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ वेक्टर बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो ये माइनस साइन बताएगा कि इसके ये वाला क्या है, अपोजिट है, ठीक। तो ऐसे हम वेक्टर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं और ये याद रखते रहना है ऐसे, ठीक। एक बात और जाननी थी इसमें आप लोगों को कि अगर कोई पूछे सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो फिर से आप इसके लिए E1 कह लीजिए, इसके लिए क्या कह लीजिए, E2 कह लीजिए, और E1 E2 देख लीजिए किस डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो यहाँ क्यों ना रखेंगे, तो ये E1 इधर बनेगा, अट्रैक्ट करेगा, और फिर क्यों ना रखेंगे तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो E2 भी इधर ही बनेगा, ठीक। यानी कि E1 E2 दोनों ही क्या बने, सेम डायरेक्शन बने। तो इस दोनों केस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, L² L होगा, ये L होगा, तो ये डिस्टेंस यूज कर लेंगे और हमको फाइनल E निकालना होगा, तो E1 प्लस क्या कर लेंगे, E2 कर लेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 हमारे पास रिजल्ट हुए, इक्वेटोरियल और एंड एक्सियल पॉइंट है। ओके, थैंक यू।